जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस की हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये सभी क्वेश्चंस इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लेकर आती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से होते हैं। तो इस वजह से ये क्लास और ये सब क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मिनिएचर को एक कोड में कन्वर्ट किया गया है। उसी कोड भाषा में आपको प्राइवेट को बताना है कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यह पता करेंगे कि मिनिएचर को किस तरीके से कोड वर्ड में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद हम प्राइवेट को चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं मिनिएचर के क्या क्या कोड लिखे हैं। तो M का 4 है, I का 9 है, N का 5 है, I का 9 है, A का 1 है, T का 2 है, U का 3 है, R का 9 है और E का 5 है। दोस्तों, जब इस तरीके से कूट भाषा वाले शब्द आते हैं तो इसमें सबसे जो पहली ट्रिक ध्यान देनी है आपको वो होती है प्लेस वैल्यू की। सबसे पहली ट्रिक होती है प्लेस वैल्यू की। इन सब में क्या किया जाता है, लेटर्स के प्लेस वैल्यू लेके उसमें कुछ ऐड करके, माइनस करके, डिवाइड करके इस तरीके से कोड भाषा में चेंज किया जाता है। यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू ही रखी गई है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, I की होती है 9, N की होती है 14, I की 9, A की 1, T की 20, U की 21, R की 18, E की 5। ये सब की प्लेस वैल्यू होती है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, I की प्लेस वैल्यू सेम लिखी गई है, A की भी सेम लिखी गई है और E की भी सेम लिखी गई है। बाकी सब अलग है। अलग कैसे हैं, यदि हम 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 में 4 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि मिनिएचर में जो भी लेटर्स है उन लेटर्स में जिन जिन लेटर की प्लेस वैल्यू सिंगल है उसे एज इट इज उतार दिया गया है और जिनकी प्लेस वैल्यू डबल है उसे प्लस करके एडिशन करके एक नंबर में कन्वर्ट करके फिर उसे लिखा गया है। ये हमने ट्रिक यूज़ की है मिनिएचर में। सेम ट्रिक हमें यूज़ करना है प्राइवेट में। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्राइवेट। ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख देती हूँ। ये मैंने लिख दिया प्राइवेट। देखिए, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, R की होती है 18, I की होती है 9, V की होती है 22, A की होती है 1, T की 20 और E की 5। देखिए, जिन जिन लेटर्स के प्लेस वैल्यू सिंगल है उसे हमें एज इट इज उतारना है और जिन जिन लेटर की प्लेस वैल्यू डबल है उसे प्लस करके सिंगल बना के फिर लिखना है। देखिए, 1 और 6 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 और 8 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसे एज इट इज उतार देना है 9, 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसे भी एज इट इज उतारना है 1, 2 और 0 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसे एज इट इज उतारा जाएगा 5। ये देखिए, ये हमारा कोड वर्ड बन के तैयार हो गया। क्या हमारी वैल्यू निकली 7994125। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। प्राइवेट का कोड ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके हिसाब से हमें अपना डायग्राम बनाना है, स्टेटमेंट समझना है, फिर कंक्लूजन को पढ़ते हुए अपना आंसर फाइंड करना है। देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जॉन क्या है, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। चूंकि जॉन भी एक खिलाड़ी है तो जॉन भी क्या होगा, फिट होगा और सक्रिय होगा। ठीक है, फिट और सक्रिय। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय है, यानी कि जॉन एक खिलाड़ी है इसीलिए जॉन भी फिट और सक्रिय होगा। स्टेटमेंट तीसरा कह रहा है कि जॉन हर वर्ष विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों के माध्यम से एक बड़ी राशि अर्जित करते हैं। ये स्टेटमेंट अलग है, हम इसे अलग से लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा है कि जॉन हर साल विभिन्न
उत्पादों के विज्ञापनों के माध्यम से एक बड़ी सी राशि अर्जित करते हैं। ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट हो गया। हमने स्टेटमेंट की डायग्राम बना ली है और इसे समझ में लिया है। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है कि सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से बड़ी राशि अर्जित करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला और दूसरा स्टेटमेंट था कि जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं, यानी कि जॉन भी फिट और सक्रिय है। और जॉन चूंकि एक खिलाड़ी है वो हर साल विज्ञापन उत्पादों के विज्ञापनों के माध्यम से एक बड़ी राशि अर्जित करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट था। इस तरह से देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से राशि अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि जिस तरीके से जॉन एक खिलाड़ी है और विज्ञापनों के माध्यम से राशि अर्जित कर रहा है, उसी तरीके से बाकी प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हर साल विज्ञापनों के माध्यम से राशि अर्जित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कंक्लूजन सही हो गया। कंक्लूजन नंबर 2 ये कह रहा है कि जॉन फिट और सक्रिय है। ये देखिए जॉन क्या है, फिट और सक्रिय है, ये भी सही हो गया। कंक्लूजन 3 क्या कह रहा है कि जॉन लोकप्रिय होने के नाते केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। ये हमारे स्टेटमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पे पेंटर का ब्रश से एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपको लेखक का बताना है। देखिए पेंटर क्या होता है, पेंट करता है। पेंटर किसे कहते हैं, जो पेंट करता है। वो पेंट कैसे करता है, वो ब्रश के माध्यम से पेंट करता है। उसी तरीके से लेखक का कार्य क्या होता है, लिखना, और वो किसके माध्यम से लिखता है, कलम के माध्यम से लिखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कलम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का माइनस, प्लस का इंटू और माइनस का डिवाइड, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, 28 - 4 + 2। देखिए यहाँ पे इंटू को प्लस में चेंज किया गया है और डिवाइड का अर्थ माइनस बताया गया है, माइनस का अर्थ डिवाइड बताया गया है और प्लस का अर्थ इंटू बताया गया है। हम यहाँ पे नया इक्वेशन बना लेते हैं। नया इक्वेशन बनेगा 40 + 20 - 28 / 4 × 2। यदि हम यहाँ पे 4 लाते हैं तो ये 7 हो जाएगा, 7 × 2 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। 60 - 14, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 घटाएंगे तो 6 और 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवेशी का अतिथियों से परिचय कराते हुए आशीष ने कहा, इसके पिताजी मेरे इकलौते बेटे के, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, आशीष का देवेशी से संबंध पूछा है। हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देवेशी का अतिथियों से परिचय कराते हुए, देवेशियों का अतिथियों से परिचय कराया जा रहा है। परिचय कराते हुए आशीष कहता है, इसके पिताजी यानी कि देवेशी के पिताजी, देवेशी के पिता मेरे दादाजी के, यानी कि आशीष के दादाजी की बात हो रही है। आशीष स्वयं अपने दादाजी की बात कर रहा है, तो आशीष के पिता होंगे और पिता के पिता हो गए आशीष के दादाजी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ छोटे शब्दों में, दादाजी। ठीक है, तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवेशी का अतिथियों से परिचय कराते हुए आशीष कहता है कि इसके पिता यानी कि देवेशी के पिता मेरे दादाजी यानी कि आशीष के पिता के इकलौते बेटे कौन हुए, आशीष के पिता के इकलौते बेटे हैं। इकलौता बेटा कौन हुआ, स्वयं आशीष। और आशीष किसे रिलेट कर रहा है, देवेशी के पिता से, यानी आशीष स्वयं को देवेशी का पिता बता रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। आशीष कहता है कि देवेशी के पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटे हैं आशीष के पिता, देवेशी के पिता। ठीक है, देवेशी के पिता आशीष के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं देवेशी के पिता। तो देवेशी का पिता कौन हो गया, आशीष। आशीष क्या हो गया, देवेशी क्या हो गया, आशीष का पुत्र। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशीष देवेशी से कैसे संबंधित है। आशीष पिता है देवेशी का, देवेशी पुत्र है आशीष का। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा पिताजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपको सीरीज का अगली वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इन सब के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन यूज़ किया गया है, उसके हिसाब से हम अपना अगला नंबर निकालेंगे, अगली वैल्यू निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ABF BCG CDH DEI EFJ। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम A से B गए, B से C गए, C से D गए और D से E गए। ये बिल्कुल सीरीज में अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, तो हमारा अगला वर्ड क्या होगा? अगला वर्ड होगा F। यहाँ पे देखिए B से C गए, C से D गए, D से E और E से F, तो हमारा अगला क्या होगा? अगला G होगा। फिर F से देखें, F से G, फिर H I J और अगला होगा K। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? FGK। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। दोस्तों जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें कोई भी बहुत ही ज़्यादा टफ ट्रिक नहीं यूज़ की जाती है, बहुत ही इजी ट्रिक यूज़ की जाती है। बस आपको ध्यान देना है, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और सभी नंबरों के अपोजिट लेटर नंबर याद होने चाहिए। जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, ठीक है, इस तरीके से सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और कोई भी कठिन ट्रिक नहीं लगाई जाती, बहुत ही ईजी ट्रिक लगाई जाती है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, फिर उसमें इस तरीके से ट्रिक यूज़ करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। 4 आकृतियां दी गई हैं, इसमें से 3 सेम है और एक अलग है। ठीक है, आपको अलग वाला बताना है, तो हमें कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली का दूसरी से है। हमें यहाँ पे यहाँ की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, इनके बीच का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ होगा। सबसे पहले हम 3 और 36 के बीच का रिलेशन निकाल देते हैं। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन आया करें तो आपको यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ करनी है, आप ध्यान दीजिए कि जो छोटी संख्या है उसमें बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को डिवाइड करके देखेंगे छोटी संख्या से। अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा 12 आ जाएगा, यानी कि हम अगर 3 में 12 का इंटू करेंगे तो हमारा बड़ी संख्या आ जाएगी। सेम यही ट्रिक यूज़ करनी है हमें अगले वाले में। यहाँ पे क्या किया हमने, 3 में 12 का इंटू किया तो 36 आया। अगर हम 20736 में किसका डिवाइड करेंगे, 12 का। ठीक है, यहाँ पे यही तो यूज़ किया गया था, 3 और 36 में हमने किसका डिवाइड किया था, 12 का, तो हमारा आया था 3। ठीक है, अब हम इसमें इस वाली संख्या में 12 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1728। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए बहुत ही इजी सी ट्रिक यूज़ की गई है। रीजनिंग में जो भी ट्रिक यूज़ करते हैं बहुत ही टफ नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो थोड़े से ईजी जो थोड़े से कठिन ट्रिक यूज़ किए जाते हैं, बाकी ज़्यादातर ईजी ट्रिक यूज़ किए जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि DO को 60 और SO को 285 लिखा जाता है तो कौन सा कोड रेड के लिए होगा। यहाँ पे देखिए DO को क्या लिखा है, 60, SO को क्या लिखा है, 285। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से कोड वाले क्वेश्चंस आए तो आप कुछ मत ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप सबकी प्लेस वैल्यू लिखिए, प्लेस वैल्यू को प्लस माइनस इंटू डिवाइड इस तरीके से करके कुछ एडिशन करके आंसर निकालना है। D की प्लेस वैल्यू होती है 4, O की होती है 15। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगर हम इनका इंटू करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी तरीके से S की प्लेस वैल्यू होती है 19, O की होती है 15। इनका इंटू करेंगे तो 285 आ जाएगा। बस हमारी यही ट्रिक है कि सबकी प्लेस वैल्यू लिख के सबका मल्टीप्लाई कर देना। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, E की 5, D की 4। ये कितना हो जाएगा, 20 और 18 का इंटू करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 360। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, ये आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपको अगली संख्या निकालनी है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आए आपको क्या ट्रिक फॉलो करना है, आप सबसे पहले कोशिश करिए कि हम 3 में ऐसा क्या करें कि 11 बन जाए। इंटू, डिवाइड, माइनस कुछ भी करके हमें 11 बनाना है। यदि हम 3 में 2 इंटू करते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 में 5 इंटू करते हैं तो 11 आ जाएगा। ये ट्रिक बनी। यही ट्रिक हमें 11 में यूज़ करनी है। 11 में 2 इंटू करेंगे तो 22, 5 इंटू करेंगे तो 27। ये देखिए 27 में 2 इंटू करेंगे तो
54, 54 में 5 प्लस करेंगे तो 59, यानी यहाँ पे इंटू 2 + 5 की ट्रिक चल रही, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे 59 में 2 इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 118, यहाँ से हमने 5 ऐड किया तो यहाँ पे 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा 123। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आज की रीजनिंग की मॉक टेस्ट की हमने इतने क्वेश्चंस लिए थे। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।